अनपवर्त्य आयुष्क होने के कारण है। अब यहाँ तो पंडित जी ने अनुवाद एकदम सही किया है नीचे। इस प्रकार छेदन भेदन आदि के द्वारा उनका शरीर खंड खंड हो जाता तो भी उनका अकाल में मरण नहीं होता। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट अकाल शब्द है, क्योंकि उनकी आयु घटती नहीं, उनकी आयु में अपवर्तना नहीं होती। ये तो पिछली उसमें था, दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में। भावार्थ में देखो क्या लिखा है, इतना सब होते हुए भी उन नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। ये लिखा है उसमें, भावार्थ में क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है उसमें, नई वाली नया संस्करण? क्या लिखा है उसमें? लिखा नहीं, वो तो अर्थ हो गया। विशेषार्थ में देखो, नहीं एकदम आखिरी लाइन। नहीं सिर्फ एक लाइन देखने की, ज्यादा उसमें उलझने की बात नहीं। नहीं उसमें विशेषार्थ में क्या है? एक मिनट हमें दिखा दो। विशेषार्थ की आखिरी लाइन देखना है बस। ठीक, सही लिखा है, बस हो गया। यानी उसमें कुछ मतलब चूक हो गई, ऐसा कहना चाहिए। कल जो अपन पढ़ रहे थे ना कि पंडित जी ने वो कैसे लिख दिया, आयु पूरा किए बिना मरण वाला, तो फिर ऐसा लग रहा था कि वो किसी मान्यता से प्रभावित होकर, लेकिन यहाँ तो पूरा स्पष्ट लिख रहा है। यहाँ तो क्लियर लिखा है कि अकाल मरण नहीं होता। अब उनका नहीं होता माने जिनका होता है उनका तो होता ही है, यानी अकाल मरण का अभाव तो नहीं हो रहा है। अकाल मरण कहीं ना कहीं तो होता है, नरकों में नहीं होता, ये बात स्पष्ट है। तो मूल टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है ना, तेषाम न मरणम अकाले भवति, उनका मरण अकाल में नहीं होता। अनपवर्त्य आयुष्कत्वात्, क्योंकि वो अनपवर्त्य आयुष्क वाले होते हैं। अब आखिरी सूत्र है नरकों का, यद्येवं तदेव तावद उच्यताम। एक मिनट, इसकी पहले वाली लाइन ठीक है। अब यदि ऐसा है कि उनका अकाल में मरण नहीं होता, तो फिर वही बतला दिया जाए कि नारकाणाम आयु परिमाणम इति अत आह, नारकों की आयु का परिमाण क्या है। इसलिए यहाँ से सूत्र है, तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। उन नरक बिलों में 1 सागर 3 सागर आदि पूरा क्रम है। परास्थिति उत्कृष्ट स्थिति, सत्वानाम यानी जीवों की स्थिति, यथाक्रम इति अनुवर्तते, यथाक्रम का अनुवर्तन लगा लेना। पहले था ना यथाक्रम, दूसरे सूत्र में था शायद। यथाक्रम कौन से सूत्र में है? दूसरे सूत्र में। ठीक है। तो तेषु नरकेषु भूमि क्रमेण, उन नरकों में भूमि के क्रम से, यथा संख्यम एकादय, यथा संख्यम एक अधिक स्थितयो अभिसंबध्यन्ते, जो स्थितियां हैं सागरों की वो अभिसंबंध को प्राप्त कराई जाती है। रत्न प्रभायाम उत्कृष्टा स्थिति एक सागरोपमा, रत्न प्रभा की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपमा है। शर्करा प्रभायाम त्रिसागरोपमा, शर्करा प्रभा में 3 सागरोपम। वालुका प्रभायाम सप्त सागरोपमा, वालुका प्रभा में 7 सागरोपमा है। पंक प्रभायाम 10 सागरोपमा, पंक प्रभा में 10 सागरोपम है। धूम प्रभायाम 17 सागरोपमा, धूम प्रभा में 17 सागरोपम है। और तम प्रभायाम 22 सागरोपमा, 22 सागर छठी पृथ्वी में। महातम प्रभायाम 33 सागरोपमा इति, 33 सागर महातम प्रभा यानी 7वीं पृथ्वी की में है। परा उत्कृष्टा इत्यर्थ, परा माने उत्कृष्ट, ये इसका अर्थ है। सत्वानाम इति वचनम भूमि निवृत्त्यर्थम, सत्वानाम यानी जीवानाम, भूमियों की निवृत्ति करना है। यहाँ भूमियों की आयु नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर भूमि में रहने वाले जीवों की आयु बता रहे हैं। भूमि तो अनादि निधन है, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहने वाली है।
भूमिषु सत्वानाम इयम स्थिति, भूमियों में रहने वाले जो सत्व यानी जीव, उनकी यह स्थिति है। न भूमि नामिति, भूमि की स्थिति नहीं है। उक्त सप्त भूमि विस्तीर्णो अधोलोक, 7 भूमियों तक विस्तृत जो अधोलोक है वो यहाँ तक पूरा बतला दिया गया। अब इसमें एक बात याद रखना कि तीर्थंकर प्रकृति वाले जो जीव नीचे जाते हैं वो कापोती लेशिया में ही जाते हैं, नील लेशिया में नहीं जाते। इसलिए तीसरी पृथ्वी में जो नील लेशिया वाले बिल हैं वहाँ तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले कोई भी जीव नहीं पाए जाएंगे। ये याद रखने की चीज़ है। इदानीं तिर्यक लोगो वक्तव्य है। अब इसके बाद तिर्यक लोग यानी मध्य लोक कहना चाहिए। कथम पुनः तिर्यक लोक, अब एक तिर्यक लोक कहाँ से नाम पड़ गया? तो बोले कि यतः, क्योंकि असंख्येय स्वयंभू रमण पर्यंतास तिर्यक प्रचय विशेषेण अवस्थिताः द्वीप समुद्राः ततः तिर्यक लोक इति। क्योंकि असंख्यात स्वयंभू रमण तक के तिरछे प्रचय समूह रूप से विशेष रूप से अवस्थित होते हैं द्वीप और समुद्र, इसलिए तिर्यक लोक कहलाता है। के पुनः तिर्यक व्यवस्थिता इति यताः, वे कौन से हैं तिर्यक व्यवस्थित द्वीप समुद्र? तो इसलिए कहते हैं। अगला सूत्र है जम्बू द्वीप लवणोद आदि शुभ नामानो द्वीप समुद्र। जम्बू द्वीप, लवणोद आदि शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। जम्बू द्वीपादयो द्वीपाः, जम्बू द्वीप आदि द्वीप हैं। लवणोद आदि समुद्र, लवणोद आदि समुद्र हैं। यानी लोके शुभानि नामानि, जितने लोक में शुभ नाम हैं, तन नामानस्ते, उन नामों वाले वे द्वीप और समुद्र। तद्यथा, वो इस प्रकार है। जम्बू द्वीपो द्वीपः, लवणोदः समुद्र, दातकी खंडो द्वीपः, कालोदः समुद्र, पुष्करवरो द्वीपः, पुष्करवरः समुद्रः, वारुणीवरो द्वीपः, वारुणीवरः समुद्रः, क्षीरवरो द्वीपः, क्षीरवरः समुद्रः, घृतवरो द्वीपः, घृतवरः समुद्रः, इक्षुवरो द्वीपः, इक्षुवरः समुद्रः, नंदीश्वरवरो द्वीपः, नंदीश्वरवरः समुद्रः, अरुणवरो द्वीपः, अरुणवरः समुद्रः इत्येवम् असंख्येया द्वीप समुद्रा स्वयंभू रमण पर्यंता वेदितव्या। इत्यादि असंख्यात द्वीप समुद्र स्वयंभू रमण पर्यंत जान लेने चाहिए। इनमें लवण समुद्र का पानी खारे स्वाद वाला है। इसका वर्णन इसमें है कि नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा दिख नहीं रहा वर्णन। लेकिन अन्य ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि लवण समुद्र का खारा पानी है और कालोद समुद्र का पानी निर्मल जल जैसे स्वाद वाला है और स्वयंभू रमण समुद्र का पानी भी निर्मल जल जैसे स्वाद वाला है। और बाकी जितने भी हैं कि पुष्कर वर का भी जल जैसा है, यानी 3 समुद्रों का पानी जल के स्वाद वाला है। इसमें यहाँ लिखा नहीं, कहीं पर हमने पढ़ा तो है, किसी अन्य ग्रंथ में होना चाहिए, जो राजवार्तिक वगैरह में देखना चाहिए। इसे फिर देखते हैं। फिर वारुणी वरो द्वीप, वारुणी का अर्थ मदिरा होता है। वारुणीवर समुद्र, समुद्र होता है। फिर क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र। घृतवर में घी जैसा पानी है। इक्षुवर में इक्षु रस जैसा पानी है। वारुणीवर में फलों के रस जैसा पानी है। अब वो जब रस विकृत होता है तो उसी से मदिरा तैयार हो जाती है। अब इसमें भी कुछ लोग पंचामृत अभिषेक के बारे में बताते हैं कि ये 5 प्रकार के इसमें मिल जाते हैं। अब ये तो खैर अपन जब तक आगम कथन अपने को ना मिले तो इसके बारे में अपन कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये तो ज़रूर है कि इसमें जल के स्वाद वाला पानी तो है। खारे जल से अभिषेक नहीं करते हैं। इक्षु रस वाला मिल जाएगा आपको, फलों के रस वाला मिल जाएगा, घी वाला मिल जाएगा, और क्षीरवर में दूध मिल जाएगा। फिर दूध से ही संबंध निकटवर्ती जो है प्रत्याशक्ति न्याय से दही लगा लो,
क्योंकि दही दूध की सबसे करीबवर्ती पर्याय है, निकटवर्ती, तो ऐसा कुछ करते होंगे। खैर जो भी है, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र स्वयंभू रमण पर्यंत होते हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। अमीशाम विष्कंभ सन्निवेश संस्थान विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह, इन्हीं द्वीप समुद्रों के विष्कंभ यानी व्यास चौड़ाई और सन्निवेश यानी उनके व्यवस्था, संस्थान यानी आकार प्रकार, इनके विशेष यानी भेद प्रभेद की जानकारी के लिए आह सूत्र कहते हैं। द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों वाले आकृतयः, दुगने दुगने चौड़ाई वाले, पिछले के घेरने वाले, परिक्षेपी माने एनसर्कल करने वाले, घेरने वाले, वलयाकृति है, चूड़ियों के आकार वाले ये द्वीप और समुद्र होते हैं। वलय का अर्थ चूड़ी होता है। द्विर्द्विरिति वीप्साभ्याम वृत्तिवचनम, वीप्साभ्या वृत्तिवचनम। द्विर्द्विर इसे दो बार जो वीप्सा वचन, वीप्सा का मतलब दो बार रिपीट करना, इसकी जो अभ्यावृत्ति वचन है वो विष्कंभ द्विगुणत्व व्याप्त्यर्थम, चौड़ाई के दुगुनेपन की व्याप्ति के लिए द्विर ऐसा लिखा। आद्यस्य द्वीपस्य जो विष्कंभ, पहला द्वीप जो जम्बू द्वीप है उसकी जो चौड़ाई है उससे तद द्विगुण विष्कंभो लवण जलधि, उससे दुगनी चौड़ाई लवण जलधि यानी समुद्र की है। तद द्विगुण विष्कंभो द्वितीय द्वीप, उससे दुगनी चौड़ाई दूसरे द्वीप की है। तद द्विगुण विष्कंभो द्वितीय जलधि रीति, उससे दुगनी चौड़ाई दूसरे जलधि यानी समुद्र की है। द्विर्द्विर विष्कंभो येषां ते द्विर्द्विर विष्कंभाः, दुगनी चौड़ाई है जिनकी वे द्विर्द्विर विष्कंभाः कहलाता है। पूर्व परिक्षेपी वचन, उसके आगे पूर्व परिक्षेपी ऐसा जो वचन है वो ग्राम नगरादि वत, गांव और नगर आदि के समान, विनिवेशो माँ विज्ञायति, मतलब उस गांव और नगर की जो ऐसे घेराई रहती है ना, घेरा, वैसा मत समझ लेना, एक दूसरे को घेर करके होते हैं, ऐसा जानना। वलयाकृति वचनम, यानी ये द्वीप और समुद्र जो है जैसे गांव और नगर है, उसके आसपास तालाब है या कोई जंगल है, वैसे नहीं होते, किंतु ये एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं। ठीक है, इक्षुरस जैसा, ठीक है, ये हरिवंश पुराण में आया है ये उल्लेख, ठीक है। हाँ, उसमें गुजराती में लिखा है कि हिंदी में? आपने अनुवाद करके पढ़ा? बढ़िया बोला है, वाह, अच्छा काम किया। ठीक, अच्छा किया। वलयाकृति वचनम, वलयाकृति जो वचन है वो चतुरस्रादि संस्थानांतर निवृत्त्यर्थम, चौकोर आदि जो संस्थान है आकार उसकी निवृत्ति के लिए वलयाकृति ऐसा वचन दिया है। अत्र यहाँ कोई कहता है जम्बूद्वीपस्य प्रदेश संस्थान विष्कंभा वक्तव्यास, जम्बूद्वीप के प्रदेश संस्थान और विष्कंभ यानी चौड़ाई कहने चाहिए। तन मूलत्वादितर विष्कंभादि विज्ञानस्य, क्योंकि बाकी द्वीप समुद्र आदि के विष्कंभ आदि का जो विज्ञान है उसकी जड़ तो जम्बूद्वीप से चालू होती है ना। जम्बूद्वीप की चौड़ाई वगैरह मालूम पड़े तो फिर बाकी के दुगने करते जाएं। इति उच्यते, इसलिए कहते हैं, कहा जाता है तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीप, इन सब द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु है नाभि जिसकी, और वृत्तो यानी गोलाकार है जो, ऐसा योजन शत सहस्र विष्कंभो 1,00,000 योजन चौड़ा जम्बूद्वीप है। तेषाम मध्य तन्मध्ये, उनके बीच, केशाम पूर्वोक्तानाम द्वीप समुद्राणाम, किनके बीच? पहले कहे गए द्वीप और समुद्रों के बीच। नाभिरेव नाभि, बीच में होने के कारण नाभि के समान नाभि। मेरु नाभि यस्य, मेरु नाभि, मेरु सबसे बीच में होता है जम्बूद्वीप के, इसलिए उसको मेरु नाभि कहा। वृत्त आदित्य मंडल उपमान, वृत्त यानी गोल, सूर्य के मंडल के समान उपमा वाला।
शतानाम सहस्रम शत सहस्रम, 100 का सहस्र कर दो, 100 को 1000 से गुणा कर दो तो शत सहस्र हो गया, 1 लाख। योजना नाम शत सहस्रम योजन शत सहस्रम, योजनों का शत सहस्र, योजन सहस्र 1 लाख योजन। योजन शत सहस्रम विष्कंभो यस्य स्वयं शो योजन शत सहस्र विष्कंभ, 1 लाख योजन जिसकी चौड़ाई है वो योजन शत सहस्र विष्कंभ है। कोसो कौन? जम्बू द्वीप है। कथन जम्बू द्वीप है? जम्बू द्वीप क्यों कहा उसको? जम्बू वृक्षोपलक्षितत्वात्, जम्बू वृक्ष से उपलक्षित यानी पहचाना जाता है इसलिए। उत्तर कुरुणाम मध्य, अब ये जो मेरू पर्वत के उत्तर दिशा में एक उत्तर कुरु नाम का भोगभूमि संबंधी क्षेत्र है। आता विदेश क्षेत्र के अंदर है लेकिन उतना हिस्सा जो है वो भोगभूमि का है। तो उस उत्तर कुरु क्षेत्रों में मध्य जम्बू वृक्षोनादि निधन, जम्बू वृक्ष एक अनादि निधन वृक्ष है। अब आपको याद है वृक्षों की कितनी आयु होती है उत्कृष्ट? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आया था वनस्पति की 10,000 वर्ष आयु है। तो ये अनादि निधन कैसे हो गया वृक्ष? तो उसके आगे जवाब दे रहा है पृथ्वी परिणामों, पृथ्वी के परमाणुओं से परिणमन करके वो वृक्ष का आकार बना हुआ है। अकृत्रिम, किसी का बनाया गया नहीं है, सहज रूप से पृथ्वी के आकार उस पेड़ के समान हो गया है। सपरिवारस, अपने परिवार सहित है वो, माने वो अकेला पेड़ नहीं है, उसके साथ अपना उसकी टोली है और भी पेड़ है। तदुपलक्षितो यम द्वीप, उससे पहचाना जाने वाला ये द्वीप है, इसलिए इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। तत्र जम्बू द्वीपे षड्भि कुल पर्वतैर विभक्तानि सप्त क्षेत्राणि कानि तानि इति अतः, उन जम्बू द्वीप में 6 कुलाचल पर्वतों के द्वारा विभाजित 7 क्षेत्र हैं। वे कौन से हैं? तो इसलिए अगला सूत्र है भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हिरण्यवत इरावत वर्षा क्षेत्राणि, भरत क्षेत्र हैमवत आदि ये 7 क्षेत्र हैं। भरत आदय संज्ञा अनादिकाल प्रवृत्ता अनिमित्ता, भरत आदि जो संज्ञाएं हैं वे अनादिकाल से प्रवृत्त हैं, कोई निमित्त नहीं है उनका। तत्र भरतवर्ष, फिर भी चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत पड़ता है, इस देश का नाम। तत्र भरतवर्ष क्व सन्निविष्ट, उनमें भरतवर्ष कहाँ पर सन्निविष्ट है, कहाँ पर स्थित है? तो बोले दक्षिण दिग्भागे, जम्बूद्वीप के दक्षिण दिशा वाले भाग में। हिमवतो द्रेस, हिमवान पर्वत से त्रयाणाम समुद्राणाम मध्य, जो 3 समुद्र आते हैं, माने दक्षिण कौन से, किसके दक्षिण भाग में? तो बोले कि हिमवान पर्वत के दक्षिण भाग में। लेकिन उसके आजू बाजू और नीचे और क्या है? ये तो हिमवान पर्वत उसके उत्तर की तरफ हो गया भरत क्षेत्र के, तो उसके आजू बाजू त्रयाणाम समुद्राणाम, त्रयाणाम समुद्राणाम पूर्व समुद्र, पश्चिम समुद्र और दक्षिण समुद्र, इनके मध्य बीच में है। आरोपित चापाकारो भारत भरतवर्ष, आरोपित चापाकारो मतलब जिस पर वो रस्सी चढ़ी हुई है, ऐसे चाप यानी धनुष के आकार वाला है वो। रस्सी चढ़ा तो कैसा आकार बनता है? ऐसे करके, ऐसा। तो बस ये हिमवान पर्वत हो गया ऐसे सीधा, फिर ये ऐसे, ये धनुष जैसा आकार है, और ये दक्षिण समुद्र हो गया है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ऐसा। बाकी बनेगा वो, ये वाला पूर्व बनेगा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ऐसे, क्योंकि पूर्व से दाहिनी ओर दक्षिण दिशा होती है, ऐसा बनाना पड़ेगा। विजयार्धीन गंगा सिंधुभ्याम च विभक्त, विजयार्ध पर्वत उसके आधे भाग में फैला रहता है भारत के, और गंगा सिंधुभ्याम च विभक्त, और गंगा और सिंधु इन 2 नदियों से भी वो विभाजित हो जाता है। षट खंड, उसके 6 खंड बन जाते हैं। क्षुद्र हिमवंतम उत्तरेण दक्षिणेन महाहिमवंतम, पूर्वापर समुद्रयोर मध्य हेमवत वर्ष, छोटे हिमवान से उत्तर की तरफ और महाहिमवान से दक्षिण की तरफ, और पूर्वापर पूर्व और पश्चिम की तरफ समुद्रों से घिरा हुआ, उनके बीच हेमवत वर्ष, हेमवत वर्ष नाम का क्षेत्र है। फिर निषदस्य दक्षिणतः, निषद पर्वत के दक्षिण में, और महाहिमवत उत्तरतः, महाहिमवान के उत्तर की तरफ, पूर्वापर समुद्रयोर अंतराले हरिवर्ष, पूर्व और अपर यानी पश्चिम समुद्र के बीच में हरिवर्ष नाम का क्षेत्र है। निषद से उत्तरात, निषद पर्वत के उत्तर की तरफ, नीलतो दक्षिणतः, नील पर्वत के दक्षिण की तरफ, पूर्वापर समुद्रयोर अंतरे, पूर्व और पश्चिम समुद्र के बीच में, विदेहस्य सन्निवेशो द्रष्टव्य, विदेह क्षेत्र का सन्निवेश यानी अवस्थान देख लेना चाहिए।
नीलता उत्तरात, नील पर्वत के उत्तर की तरफ, रुक्मिणो दक्षिणात, रुक्मी के दक्षिण की तरफ, पूर्वापर समुद्री और मध्य से रम्यक वर्ष, पूर्व और पश्चिम समुद्रों के बीच रम्यक नाम का क्षेत्र है। वर्ष यानी क्षेत्र है। रुक्मिण उत्तरात, शिखरिणो दक्षिणात, रुक्मी पहाड़ के उत्तर की तरफ और शिखरी के दक्षिण की ओर, पूर्वापर समुद्री और मध्य, पूर्व और पश्चिम समुद्रों के बीच सन्निवेशो, सन्निवेशी हेमवत वर्ष, सन्निवेशी यानी निविष्ट माने अवस्थित, हेमवत वर्ष यानी हैरणवत वर्ष नाम का क्षेत्र है। शिखरिण उत्तरात, उत्तरतस, शिखरी पर्वत के उत्तर की तरफ, त्रयाणाम समुद्राणाम मध्य ऐरावत वर्ष, 3 समुद्रों के बीच ऐरावत वर्ष नाम का क्षेत्र है। विजयार्धहीन, और वो भी विजयार्ध पर्वत के द्वारा, और रक्ता रक्तोदाभ्याम, रक्ता और रक्तोदा इन 2 नदियों के माध्यम से विभक्त, विभाजित षटखंड है। सषटखंड, वो 6 खंडों वाला है। अब वो विभाजित करने वाले जो पर्वत हैं उनकी चर्चा अगले सूत्र में की जाएगी। आज 10 सूत्र हुए।